हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, राजस्थान एपीओ में जो आपकी परीक्षा है जनवरी में, उसमें टेस्ट सीरीज स्पेशल हिंदी लैंग्वेज की आपकी शुरू कर दी गई है। इससे पहले हमने टेस्ट 1 का सॉल्यूशन किया था और अब हम टेस्ट 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात और बता दें, अभी तक आपको हिंदी लैंग्वेज को लेकर कोई डाउट है या अभी तक आप उसको कवर अप नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे साथ फास्ट ट्रैक बैच में जुड़ सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं, प्लस उसमें अभी मैराथन बाकी है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं ताकि सारी चीज़ आपकी एक मैराथन क्लासेस लगाकर भी रिवीजन हम करा देंगे। रिकॉर्डेड अभी लेटेस्ट सारी क्लासेस हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, अनुबंध का अंग्रेजी शब्द क्या होगा। इसमें आपकी पारिभाषिक शब्दावली से भी 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जाए। अनुबंध क्या होता है? 2 पार्टियों के बीच करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अनुबंध का क्या होगा? एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें जो भी सिंपल सी बात है कि शब्दों में आप लीगल शब्दावली जब देखते हैं तो उसमें आप खुद भी लॉ से हैं, तो ये कोशिश किया करें कुछ ऐसे शब्द हैं, टर्म्स होती हैं, उनको हिंदी में थोड़ा सा देखने की, ठीक है। ये चीज़ आप जितनी अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे थोड़ा उतना बेनिफिट होगा। देखिएगा, इसका आंसर जो होगा पहले का वो डी होगा, यानी कि इसका क्या होगा? एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट होगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, रिमाइंडर, ये लेटर का एक प्रकार होता है रिमाइंडर, कि रिमाइंडर कराना, अनुस्मारक। मतलब क्या होता है कि कोई लेटर है, आपने किसी अपने वरिष्ठ अधिकारी को दिया या आपने कनिष्ठ अधिकारी को दिया और उनको वो कार्य करने का याद नहीं रहा, तो आपने फिर एक रिमाइंडर डाल दिया। होता है ना रिमाइंडर, मोबाइल वगैरह में भी होता है रिमाइंडर, मतलब याद आ जाए दोबारा से, रिमाइंडर। तो ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का अर्थ होता है अनुस्मारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंडेमनिटी बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपका। इंडेमनिटी बॉन्ड जो होता है, ये होता है आपका क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र, जो इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, क्या होता है? क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र। अब यहां से ये तो आपके लीगल वर्ड्स होते हैं, लीगल शब्दावली, मतलब जो विधिक शब्दावली हुआ, प्रशासनिक शब्दावली हुआ, उससे पूछे जाते हैं। उससे आगे अगर हम बढ़े, अब होता है इसमें हिंदी जो आपके टॉपिक्स हैं बेसिक से, उसमें शुरुआत होती है क्षणिक का विलोम। देखिएगा, क्षणिक जो होती है, कोई भी चीज होती है ना कि क्षणिक है, ये समय में कुछ भी हो सकता है ना। हर चीज कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से क्षणिक है। क्या पता कब चीज को कोई मतलब चीज नष्ट हो जाए, क्या हो जाए, तो क्षणिक रूप से कुछ हो जाना, एकदम से कुछ हो जाना। तो क्षणिक का मतलब एक तरीके से होता है बिल्कुल नष्ट हो जाना, है ना। जबकि इसका जो विपरीत, विलोम से मतलब होता है कि उस शब्द का आप विपरीत बता रहे हैं, एंटोनियम्स बता रहे हैं। तो क्षणिक का मतलब होता है शाश्वत, ठीक है। क्षणिक का मतलब क्या होता है? शाश्वत, कि हमेशा रहने वाली चीज जो होती है वो शाश्वत रहती है। जबकि क्षणिक क्या होता है? अल्पकालीन समय में ही वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी निषेध का मतलब होता है जहां से आप, मतलब एक 2 तरीके से यूज होता है इसका, कि यहां से जाना निषेध है, या धूम्रपान निषेध है, गलत चीजों को दूर करने के लिए निषेध शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और आने जाने में अवरोधक अगर कोई चीज होती है तो वहां से रोकने के लिए कि यहां जाना निषेध है, इस प्रकार से भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। विलोम शब्द में जो 5वां प्रश्न, मतलब विलोम शब्द का ही अगला प्रश्न भी, रुगुण का विलोम क्या होगा। जो रुगुण शब्द है उसका विलोम क्या होगा। देखिएगा, जितने हम अभी क्वेश्चन किया करें तो आप भी कोशिश किया करें उसको एकदम से करने की, ठीक है। तो रुगुण का विलोम बेसिकली जो होगा वो होगा आपका स्वस्थ। रुगुण का मतलब होता है कि मतलब बीमारी, एक तरीके से रोगीला शरीर होता है ना, रुगुण, तो उसका जो विलोम होगा वह होगा स्वस्थ, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो गया। आर्द्र का शुष्क होता है, ठीक है। और बस इसमें तो ये दोनों ही शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले, तो परंपरा से चले आ रही कथा के लिए एक शब्द, मतलब कोई चीज परंपरा से चली आ रही है, हमें नहीं पता उसको ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, बस जैसे पूर्वज कर रहे हैं उसी प्रकार से हम भी उस चीज को करते जा रहे हैं। तो ये होता है अनुश्रुति, ठीक है। यानी कि जो परंपरा से चली आ रही है, हमारी ट्रेडिशंस में आ गई है। ट्रेडिशंस मतलब रीति रिवाज, कस्टम्स जो होते हैं हमारे, उसमें तो वो होता है अनुश्रुति, सॉरी, ठीक है, अनुश्रुति, याद रखिएगा।
लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति होता है। लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा यही फर्क होता है, मुहावरा एक वाक्य होता है लेकिन अधूरा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, चलिए फिर बात करें 7वां प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है आपका, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। जिसकी बुद्धि तेज हो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आएगा कि बुद्धिमान लगा दे, जबकि ये गलत होगा। एकाक्ष ये भी गलत है। आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता हो, ठीक है, ईश्वर में आस्था रखता हो, सिंपल सी बात है, आस्था रखेगा वो आस्तिक होगा, जो नहीं रखता वो नास्तिक होगा। कुशाग्र होता है इसका, ठीक है, कुशाग्र। एक और याद रखिएगा, जो बुद्धिमान होता है वो पुरुष के लिए आता है, जबकि बुद्धिमती है ना, बुद्धिमती ये आपका कहीं पर भी प्रयोग हो सकता है। जैसे बात करें कि सुषमा बहुत बुद्धिमान स्त्री है, तो अब वहां पर शुद्ध अशुद्ध वाक्य में आप देखेंगे तो याद रखेंगे कि जब भी मेल मतलब पुरुष के लिए तो बुद्धिमान शब्द होगा, लेकिन स्त्री के लिए बुद्धिमती यूज होगा, इस प्रकार से याद रखेगा। फिर बात करें आपका हम 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है हमारा, जो 8वां प्रश्न है यह है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। देखो यहां से शुद्ध वाक्य में इसमें हमने आपको कराए हैं, तो उसमें जैसे नियम है उसका, उसी के आधार पर वाक्य कराए हैं, तो वो चीजें हाथों हाथ क्लियर हुई हैं। अब उसी से संबंधित कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखो निम्नलिखित में से शुद्ध, यानी कि जो एक तरीके से शुद्ध है वाक्य, उसका आपको चयन करना है। अब देखिएगा इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। चलिए, मैं रविवार के दिन, याद रखेगा जब भी दिन का नाम आए, जैसे मैं बृहस्पतिवार को आ रहा हूं, तो मुझे अब जब बृहस्पतिवार खुद एक दिन है तो उसमें दिन शब्द का कोई प्रयोग नहीं होगा। यानी कि यहां से याद रखेगा, जब भी दिन, स्पेशली दिन का नाम प्रयोग करेंगे तो दिन शब्द अलग से नहीं आएगा। ठीक है, याद रखेगा। मोहन ने जोर से हंस दिया, सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते नहीं, सबको नमस्ते। अब आप देखेंगे मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, मतलब ये आपका एक शुद्ध वाक्य है। इसमें कोई गलती नहीं है। आप देखें, मेरे सही है, आंसुओं सही है, रुमाल ये सही है, सही है। मोहन ने जोर से हंस दिया, मोहन ने जोर से हंस दिया, सिंपल सी बात है, ये आपका अशुद्ध होगा। जोर लगाकर कोई ऐसा वैसा कोई हंसना होता है, ठीक है, मोहन जोर से हंसा ऐसा होता है, हंस दिया मतलब ये कोई चीज को ये दे दी किसी को, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। तो इसका जो आपका शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। एक बात और याद रखेगा, हस्ताक्षर हुआ, आंसू हुआ, प्राण हुआ, ठीक है, इसमें से लिख देते हैं आपके अभी, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सभी शब्द और भी होते हैं, है ना, ये आपके बहुवचन में आते हैं। हम कहते हैं ना कि आपने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, इस प्रकार से प्राण, आंसू, ये आपके बहुवचन में, बहुवचन के साथ ये प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, संस्कृत के प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो देखिएगा, किसी प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। एक तो सिंपल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वो 3 वाक्य अशुद्ध दे देगा, एक वाक्य शुद्ध होगा। वो ऐसा भी कर सकता है, एक वाक्य लिखेगा और इसके किस भाग में त्रुटि है वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा, ये मतलब कि संस्कृत के प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं, ये आपका वाक्य है। तो संस्कृत के प्रचार में यहां पर हिंदी के ये भी सही है, आज भी ये भी सही है, प्रचार में आज भी तो इसमें है ही नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो संस्कृत के प्रचार में बड़े बड़े नहीं, बड़े संकट है, इस प्रकार से भी लिख देंगे तो ये बड़े बड़े नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा और ये तीनों इसमें गलत होंगे। तो विकल्प नंबर ए जो है 9th का, वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें 10वें प्रश्न में देखें, अगर निम्नलिखित में से बै उपसर्ग से युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो बै उपसर्ग में अगर आप देखें, बै उपसर्ग, ठीक है, बे उपसर्ग है, इसमें 2 बात होती हैं। देखो, एक तो बे हो गया सिंपल, अब यहां पर है बे,
यानी कि बे, ये उपसर्ग, उपसर्ग आप जानते हैं ये शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रीफिक्स जिनको आप बोलते हैं ना इंग्लिश में प्रीफिक्स, वो यही होते हैं, मतलब कि आपके शुरू में लगते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स शुरू में, शब्दों के शुरू में। तो बे से, अब देखो बे, अब शब्दों को तोड़ना है, सिंपल सा आपको यही जोर दे करके बताया कि जब भी आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आप उस शब्द को तोड़ने की कोशिश करो। जैसे बेईमान, बाजीगर, बुनकर, व्यवस्था, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस शब्द में अलग ही विकल्प नंबर 1 जो है इसमें अलग ही दिखाई दे रहा है कि क्या इसमें बे उपसर्ग है, तो बिल्कुल है, ठीक है। बे से आप अलग कर दीजिएगा, बेईमान हो गया, है ना, बाजीगर हो गया, बुनकर हो गया, और इसी प्रकार से व्यवस्था हो गया, ठीक है। व्यवस्था में अगर हम देखें, व्यवस्था जो हमारा शब्द है इसमें देखिएगा कौन सा उपसर्ग होगा। व्यवस्था में अगर हम बात करें, व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। व्यवस्था में बेसिकली एक तो बुनकर में आपने देखा, देखो एक और है इसमें, जैसे ये बुन वाले भी आपसे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, बुनकर। तो व्यवस्था हो गया। व्यवस्था का आप बताएं कमेंट में क्या होगा इसका आंसर आपको इसका अभी लास्ट में बताएंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां प्रश्न जो है, आजीवन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ये भी आपका उपसर्ग है, ठीक है। आजीवन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आजीवन उपसर्ग में, 1 मिनट रुकिएगा, आजीवन में, इतने आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आजीवन में, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात करें, आजीवन में देखो शब्द को आप फिर तोड़ेंगे, उसका विच्छेद करेंगे, तो आजीवन, भाई सिंपल सी बात है, जब उपसर्ग होगा तो उसमें 2 पद बनेंगे, एक तो उपसर्ग का होगा और एक शब्द होगा अलग। तो आजीवन में आप देखेंगे आ प्लस जीवन, यानी कि आ उपसर्ग इसमें होगा, है ना। ए तो होने का नहीं, ना ही आज होने का, ना ही वन होने का, तो सिंपल सी बात है इसमें जो होगा आजीवन, ये सही होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, ये सही हो गया आपका। 12वां जो प्रश्न है, अगर हम उसकी बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द में देखिएगा, शुद्ध शब्द में बात देखिएगा, 12वें प्रश्न में शुद्ध शब्द, एक हम शब्द होता है अहिल्या, जबकि हम लिख देते हैं इसको अहिल्या, है ना, तो ये शुद्ध है ना। इसी प्रकार से एक शब्द और होता है, वो गुजरात से संबंधित, मतलब जो कृष्ण की नगरी थी उसको क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी ई की मात्रा लगता है, जबकि वो गलत होता है, याद आ जाएगा, बता देंगे भी, ठीक है। अब देखो शांत में नहीं होता, शांति में होता है। हाँ, द्वारिका, देखो द्वारिका में ऐसा लगता है कि मात्रा बोली जा रही है, जबकि शुद्ध शब्द द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका। तो शांतिमय होता है, जागृति, ये होता है जागृति। कौशल्या, ये बड़ा श होता है, कौशल्या, ठीक है, जागृति हो गया। अहल्या, तो याद रखेगा इसका जो शुद्ध शब्द पूछा है ना इसने, ये बाकी क्या है, अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। तो अहल्या होता है, द्वारका होता है, दोनों शब्द ई की मात्रा लगती है कि बोली जा रही है, लेकिन होती नहीं है, ठीक है, यहां से क्लियर है। 13वां प्रश्न जो है, 13वां प्रश्न आपका, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने शब्द पढ़ा होता है दरिद्रता, तो यहाँ पर आ का डंडा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। शुद्ध शब्द तो दरिद्रता होता है ना, दरिद्रता, ठीक है। अतिरिक्त शुद्ध शब्द पूछ रहा है ना, तो ये तो सिंपल सी बात है, अतिरिक्त सही होगा, ठीक है, अतिरिक्त सही शब्द होगा। मीमांसा, ये गलत लिखा हुआ है, मीमांसा ऐसे आपका लिखा जाता है, मीमांसा, ठीक है। प्रश्नोत्तर, अगर इसमें देख प्रश्नोत्तर लिखा है, जबकि ये ऐसे लिखा जाता है प्रश्नोत्तर, है ना, आधा तय भी आता है, तो याद रखेगा मीमांसा ये होता है। अतिरिक्त तो सही है ही लिखा हुआ, कोई सा भी शब्द आ सकता है, मीमांसा भी आ सकता है अशुद्ध रूप में, है ना, ये अलर्ट रहना है आपको। और दरिद्रता, ये दारिद्रता लिखा हुआ था, तो इसमें शुद्ध जो होगा वो अतिरिक्त होगा, याद रखेगा। फिर बात करें, इसमें संधि से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सी संधि है आपका, है ना। 14वें प्रश्न में
एकक्य में कौन सी संधि है? आपको बताया था कि जब भी ऐसी मात्राएं आपको देखने को मिले, जैसे ऐसे करके मात्राएं हों या ऐसे दो मात्राएं हों, तो बिना कुछ सोचे समझे सोच लेना कि वहां पर मात्राओं में वृद्धि हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, क्या होगी? वृद्धि संधि। स्वर संधि का ही प्रकार होता है। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय में देखिएगा दोनों वृद्धि से ही धर दिए हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, हिम प्लस आलय से अगर हम बात करें, हिम प्लस आलय यानी कि देखो हिम प्लस आलय पद में कौन सी संधि है? आपसे पूछ भी सकता है हिम प्लस आलय से संधि युक्त कौन सा शब्द बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी, एक तो बात है स्वर अपनी स्वतंत्र ध्वनि में बोले जाते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से। तो कहीं ना कहीं हर व्यंजन में ए छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर हिम तो ए है ना, यानी कि आप व्यंजन को बोल के ही देखें तो ए की ध्वनि आएगी ही आएगी। जैसे मैं, तो अंत में ए की ध्वनि आ रही है, तो मैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, तो अभी क्या बनेगा? बड़ा आ। तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, अब ये क्या होगा? आपका दीर्घ संधि। देख लो, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ स्वर लिख रहा है इसमें, संधि नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो दीर्घ स्वर संधि इसमें सही होगा। अयादि संधि आपकी आती ही नहीं है। गुण संधि ए ओ अर वाली है, व्याधि और ये आपकी संधि ये भी स्वर संधि है। तो कुल मिला के ये चीजें हमने करने की कोशिश की है। ठीक है, ये चीजें हमने करने की कोशिश अभी की है। 15 क्वेश्चन ये आपके किए हैं हमने, और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को रेगुलेट कर पा रहे होंगे। तो बाकी आप बैच से जुड़ने के लिए हमारे ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक तरीके से रिवाइज करा दी गई हैं उसमें अच्छे से। और फिर अभी मैराथन में बाकी बची नहीं, मतलब दोबारा से उसको हम रिवाइज आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।